नमस्कार, मैं चंद्रकांत केतकी प्रकाशन प्रस्तुत जनमत मंच इस चैनल में सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हिंदी प्रकाशन और मीडिया का भविष्य इस बारे में आरके पब्लिकेशन के एडिटर श्री राम कुमार जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। 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 2026 की डिजिटल दुनिया में जहां हर सुबह एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ और हर रात एक नई ई बुक का आगाज करती है, वहां हिंदी प्रकाशन का क्या भविष्य है? क्या प्रिंट मीडिया का शाही ये भरा पन्ना डिजिटल स्क्रीन की रोशनी में धुंधला हो रहा है? आज के एपिसोड में हम हिंदी साहित्य के जाने माने एडिटर के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे प्रिंटिंग की लागत बढ़ रही है, डिजिटल पायरेसी और पाठकों की बदलती आदतों के बीच हिंदी की पुस्तकें अपना वजूद कैसे बचा रही है। डिजिटल की इस तेज रफ्तार में हिंदी की अपनी पहचान और विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखें, चलिए इस अनसुने सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस खास पॉडकास्ट में। मैं राम कुमार जी का परिचय दे रहा हूं। मुंबई, महाराष्ट्र तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में साहित्य सेवा में एवं हिंदी भाषा के प्रसार के लिए लगातार सक्रिय संपादक एवं समीक्षक के रूप में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए 10 से ज़्यादा पुस्तकों का संपादन कार्य किया। प्रवासी साहित्यकारों द्वारा लिखी हुई कविताओं की पुस्तक नया सब बसेरा का संपादन इनके द्वारा हुआ। यह पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के MA हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल की गई। पुणे विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय तथा SNDT विश्वविद्यालय के साथ मुंबई के कई स्वायत्त महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के निर्माण में सक्रिय भागीदारी। मुंबई हिंदी अकादमी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य करते हुए महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक, गुजरात व केरल तक विभिन्न महाविद्यालयों व साहित्यिक संस्थाओं के साथ मिलकर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों को एवं सेमिनारों का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुके। मुंबई में लगातार साहित्यिक आयोजन करते रहते हैं। पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलोंग द्वारा युवा लेखक सम्मान, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा साहित्य गौरव सम्मान, हिंद सेवा परिषद मुंबई, जयपुर साहित्य संगीति, अवधि मराठी कला अकादमी सहित कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। तो हम अभी शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट। आज का विषय है प्रकाशन संस्था और डिजिटल युग की चुनौतियां। नमस्कार सर, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपका प्रकाशन क्षेत्र में अपनी यात्रा और अनुभवों के बारे में हमारे श्रोताओं को संक्षिप्त में जानकारी दें। नमस्कार चंद्रकांत यादव जी। नमस्कार। आपका ये प्रयास बड़ा सराहनीय है और इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। और ये आप निरंतर आप कार्य करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा कि आपने कहा मुझे कि आज के दौर में जो डिजिटल युग चल रहा है इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये संचार क्रांति है जी। और इस संचार क्रांति में पठनीयता एक खास करके किताबों को पढ़ना एक चुनौती है जी। और लगातार कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि इसमें किताबों को पढ़ने की गिरावट हो रही है। जी जी। किताबें जो पढ़ी जा रही हैं वो पठनीयता बढ़ रही है। जी जी। पठनीयता बढ़ रही है, लेकिन किताब पढ़ने की जो पठनीयता है वो कम हो रही है। इसका कारण ये संचार क्रांति है और ये लगातार जिस तरीके से विस्फोट हो रहा है, आप कहें जी कि सूचनाओं का, तो उसके अंदर जो आदमी पढ़ने की जो धैर्य है, जो उसके अंदर ये होनी चाहिए कि हम इस किताब को पढ़ें जी, तो ये बड़ी कमी आ रही है। तो इसके लिए वही है कि हम लोग बेहतर कंटेंट और बेहतर चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें तो लोगों की पठनीयता इससे जुड़ेगी। अच्छा, एक पारंपरिक प्रकाशन संस्था का मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां ठीक क्या होती है? ये बड़ा प्रश्न जो आपका है बड़ा क्लासिक प्रश्न है और ये मतलब ये आज के दौर में नहीं कह सकते हैं। ये बहुत जब से इस संस्थान की शुरुआत आप कह सकते हैं प्रकाशन जगत का हुआ है, तब से ये जो संपादक हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है जी। तो जब भी आप देखें कि प्रकाशक के द्वारा ही बेहतर चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो जितना बेहतर प्रकाशक होगा, जितना वो बुद्धिजीवी होगा, जितनी उसमें समझ होगी, जितनी बेहतर टीम होगी, उतनी बेहतर सामग्री जो है निकलेगी। डिजिटल युग के आगमन से पहले और बाद के प्रकाशन व्यवसाय में आपको क्या मुख्य बदलाव महसूस हुआ है? ये जो सबसे बड़ा बदलाव जो ये हुआ है कि जो यूथ है, खास करके यूथ की बात करें जी, क्योंकि अगर आप
60-70 के दशक के लोग जिनका जन्म हुआ है वो अब भी किताबों के प्रति रुचि रखते हैं। जी। लेकिन जो 2000 के बाद की पीढ़ी आई है, हाँ, उसमें किताबों को लेकर के पठनीयता कम हुई है। तो उसका असर ये हुआ कि किताबों की बिक्री पे भी उसका असर पड़ा, जी, प्रकाशन जगत पे भी पड़ा उसका असर। जी, तो खास करके हम ये कह सकते हैं कि इस युग में जी, डिजिटल के साथ में मुद्रित जो सामग्री है उसको बचाए रखना एक चुनौती का कार्य है। लेकिन आज के डेट में मुद्रित सामग्री भी बहुत एडवांस होने लगी है जी। तो उसके बारे में आपको क्या अनुभव है? मुद्रित सामग्री एडवांस होने लगी है, लेकिन मुख्य इस समय ये हो रहा है कि आप उसको लेके जाने की जो जहमत है कि एक उसके लिए कैरी करना, उठाना, बैग रखना, जी। इससे बचने के लिए आदमी डिजिटल उसमें ज़्यादा जा रहा है कि भाई मोबाइल में 100 बुक रख लिया और अपना स्क्रॉल करके उसको पढ़ रहा है। तो इस वजह से जो मैंने कहा कि जो नई जनरेशन आ रही है जी। वो इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित है और इसको पढ़ रही है। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में किताबों का महत्व और पढ़ने की संस्कृति कैसे बदली है? सर चीज़ें क्या हो, नए नए गैजेट्स जो आ रहे हैं और ये युवाओं को बहुत लुभा रहे हैं। जी, और ख़ास करके हम लोग भी, मतलब हम युवाओं का ही नाम नहीं लेंगे, हम लोग भी जब कभी लंबी यात्रा करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को काम करना है तो हम अपने लैपटॉप और इस चीज़ों को अपने साथ में रख लेते हैं। टैब पहले को। तो ये है कि हम तुरंत चीज़ों को करें। जी, तो ये जो प्रवृत्ति आई है कि तुरंत करना, उसमें जो है इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। हो रही है। और हर व्यक्ति आराम चाहता है, तो ये उस आराम को बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान है कि आप 150-200 किताबें आप एक छोटे से पेन ड्राइव में डाल सकते हैं और कान में लगा के सुन सकते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। जी, जी। छापिल मुद्रित पुस्तकों को पढ़ना और डिजिटल माध्यम से पढ़ने के बीच मुख्य अंतर क्या है और आज के पाठकों की पसंद क्या है? देखिए सर, ये जो सवाल आपने कहा कि जो मुद्रित पुस्तकें हैं और डिजिटल पढ़ने में, इसमें आपको बताएं कि जो मुद्रित पुस्तकें आप पढ़ते हैं उसका जो असर होता है, जी, कई शोधों में भी आ गया है कि कई शोध भी हुए हैं बाहर भी और भारत में भी, कि जब आप मुद्रित पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकें या कुछ भी, अगर मुद्रित आप अखबार पढ़ते हैं तो उसका असर मानव मन पे देर तक रहता है। बराबर। वो मस्तिष्क में उन चीज़ों को जो आप पढ़ते हो अंकित ज़्यादा समय तक रहता है और उससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि डिजिटल के साथ ये नहीं है। डिजिटल जब तक आप पढ़ते हैं तब तक तो उसका असर है, लेकिन उसके बाद उसका असर लंबे समय तक नहीं होता है। इसलिए तमाम जो शोध हुए हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप बेहतर जानकारी और बेहतर ज्ञान चाहते हैं तो आप किताबों को पढ़िए। जी, जी, जी। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पारंपरिक पुस्तक व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका असर सर अभी भारत देश में बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं हुआ है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ई बुक वगैरह को पढ़ने के जो संसाधन होते हैं वो भी महंगे हैं। हाँ। वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, सबके लिए किफायती नहीं है। 5-10% लोग पढ़ सकते हैं वो टाइम में। इतने बड़े देश में, हम महानगर में रहते हैं तो इन सब चीज़ों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम 150, 200, 300 किलोमीटर अंदर जाएं तो वहाँ पे आज भी बिजली की समस्या है, उसको चार्ज करने की समस्या है, उसको रख रखाव की समस्या है। वो बिगड़ गया तो उसको बनाने के लिए उतने खर्चे नहीं आते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। कम से कम भारत देश में अभी ई बुक, ऑडियो बुक की पैरेलल में जो है मुद्रित पुस्तकें और मुद्रित संसाधन चल रहे हैं। डिजिटल युग में लेखकों को और प्रकाशकों को कॉपीराइट और पायरेसी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कैसे करना पड़ रहा है? ये सर तो बड़ा कठिन हो गया है इस समय। तो ये इतना ज़्यादा हो गया है कि कंट्रोल करना मुश्किल। हाँ, मतलब अब कोई नियंत्रण नहीं है जी। और आप देखें लगातार फेसबुक हो या इंस्टा हो, कहीं पे भी देखें बड़े बड़े लेखकों का नाम, मतलब हम लोग तो यहाँ तक देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में कविता नहीं लिखी है, उनके नाम पे भी कविता चलती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कर रहे हैं जी। तो इसके लिए जो है अब इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, क्योंकि देखिए जब तक आप उसको मुद्रित माध्यम में नहीं लाते हैं जी, तब तक आप कानूनी रूप से बड़ा कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने डिजिटल में डाला है, आपने कंप्लेन किया, उसको उन्होंने डिलीट मार दिया, भाई गलती हो गई। तो ये इतना इजीली बोल सकते हो जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बोलना और लिखना, ये वही फर्क है डिजिटल और इसमें। जी जी जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से किताबों की वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है? हाँ, ये सवाल बड़ा एकदम प्रासंगिक आपने किया है। ये इस समय जितने भी बड़े प्रकाशक हैं इस दौर से गुजर रहे हैं जी, कि ऑनलाइन के माध्यम से पाठकों तक किताबों का पहुंचना बड़ा आसान हो गया है।
तो जिसकी वजह से जो पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन था कि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, फिर रिटेलर होते थे, वो चेन खत्म हो गई। उस तरह की चीन लगभग खत्म होने के गार पे आ गई है। Yes, बहुत कम ऐसे संस्थान बचे हुए हैं जो अभी भी कर रहे हैं, नाम पे है। जी। अन्यथा ऑनलाइन के साथ साथ में जो खुद प्रकाशक हैं उनकी अपनी खुद की वेबसाइट्स है, सेल्फ पब्लिश करते हैं आजकल। नहीं, सेल्फ पब्लिशिंग तो अलग मुद्दा हो गया। जो वितरण का मामला है कि जो प्रकाशक है वो उसने अपना खुद का ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है। जी जी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चैनल होता था वो लगभग अब बहुत कमजोर पे हो चुका है। जी। जी। वर्तमान युवा पीढ़ी को किताबों की ओर आकर्षित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय क्या मुख्य चुनौतियां आती है? वर्तमान समय की जो पीढ़ी है सर, उसको बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के आप आकर्षित कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट दैट, यस। तो ये आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है ठीक नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से मैं ऐड दे के अपन आपके यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम उसमें तरह तरह की चीज़ों को जोड़ करके, तरह तरह की चीज़ें शामिल करके, कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं इसको ले करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और इनके माध्यम से ही किताबों का प्रचार प्रसार संभव है। जी जी। आज के दौर में हाँ, वही एक अपने माध्यम है। जी बिल्कुल। ऑडियो बुक्स के निर्माण में आने वाली तकनीकी बाधाओं को और इसके लिए आवश्यक सुविधाओं पर आप क्या कहेंगे? ऑडियो बुक बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, तकनीकी चीज़ के अलावा जो एक होती है कि जो आवाज़ के दुनिया के जो मालिक हैं, बादशाह लोग हैं, यस, उनको चुनना। और अगर आप बड़े लोगों को चुनते हैं तो उनकी जो फीस और से सारी चीज़ें बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी इस समय में कुछ अच्छे लोग निकल करके आ रहे हैं जिनको आप करके आप ई बुक बना सकते हैं, और काफ़ी बेहतर इसका जो है रिपोर्ट आ रही है। जी, वेरी गुड। सोशल मीडिया के माध्यम से नए लेखकों को और पाठकों को जोड़ने के लिए किन बाधाओं को पार करना पड़ता है? इस समय तो सर ऐसा है कि जरा भी थोड़ा भी जागरूक आदमी है तो डिजिटल माध्यम से जुड़ चुका है, तमाम सोशल मीडिया की साइट से जुड़ा हुआ है। जी। तो अगर आपके पास बेहतर कंटेंट क्रिएटर हैं जी, तो आप आसानी से उन सब तक आप पहुंच सकते हैं। जी। पारंपरिक संपादकीय प्रक्रिया में डिजिटल उपकरणों को शामिल करते समय क्या चुनौतियां आती है? सबसे बड़ी चुनौतियां सर ये होती हैं कि डिजिटल माध्यम से जो चीज़ें आप उठाते हैं या चुनते हैं उसमें व्याकरण, ग्रामेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, खास करके रीजनल लैंग्वेजेस में। जी। मतलब इंग्लिश को आप छोड़ दें, क्योंकि सारे जो तकनीक बनते हैं वो अंग्रेजी के वो ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। बराबर है। तो उसमें ज़्यादा संभावना गलतियों की नहीं होती है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें होती है। तो उसमें आपको एक अच्छा समझदार संपादक को रखना बड़ा आवश्यक है, जिसके जरिए ये सारी चीज़ें बाहर निकल सकें। गुड। डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए आपकी प्रकाशन संस्था ने कौन से नए व्यावसायिक प्रारूप बिजनेस मॉडल अपनाए हैं? सर ये देखिए, डिजिटल की चुनौतियाँ नहीं है, बल्कि डिजिटल को अपने को साधन बनाना पड़ेगा, तब जाके अपना बिक्री अच्छा। जी हाँ। तो आप हमको डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसका यूज करना, उनका यूज करके हमको करना, ये चुनौती नहीं है, बल्कि हमें अपने माध्यम हो गया। यस, माध्यम हो गया है। तो हम उसके जरिए अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी। तो सेल्फ पब्लिशिंग के बढ़ते ट्रेंड का सामना करते हुए पारंपरिक प्रकाशन संस्थाओं ने अपना स्थान कैसे बनाए रखा है? ये सवाल भी बहुत ही एकदम उपयोगी आपने किया है, और आज इस आपके पॉडकास्ट जो जनमत का पॉडकास्ट हो रहा है, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो पारंपरिक प्रकाशन है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है विश्वसनीयता की है। जी। सेल्फ पब्लिशिंग का आदमी भारत के किसी भी कोने में या देश के किसी कोने में, दुनिया किसी कोने में अपने घर में बैठ करके एक कंप्यूटर लग करके आपको काम करके दे रहा है। अगर वो अपनी ईमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट या अपना मोबाइल बंद कर दे तो उसको ढूंढना बहुत कठिन है। बराबर है। आप इसकी दूर दृष्टि में आप इसको देखिए कि एक सेल्फ पब्लिशिंग का आदमी किस घर में रहता है आपको पता नहीं है जी, कहाँ रहता है पता नहीं है। बराबर। उसने एक मेल पर, फेसबुक पे अपना एक एड्रेस डाल दिया, वो एड्रेस कितना सही है? कल उठ के किसी ने पेमेंट किया और वो बुक नहीं पहुंचा, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी विश्वसनीयता की है। तो आज के दौर में भी जो लेखक जिम्मेदार लेखक है वो पारंपरिक में ही जाता है जी, और उसमें नई तकनीकों का प्रयोग करके उसको आगे बढ़ाता है। सही है, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग का पूरा मसला विश्वसनीयता का है। सही है कि आप उसे पकड़ नहीं सकते, आप उसको ढूंढ नहीं सकते। आपकी किताब
सोशल मीडिया के अलावा कहीं मिल नहीं सकती, और कहाँ ऑब्जेक्शनल कोई लिखा गया है वो भी नहीं पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते। सही है, सही है। पाठकों को और लेखकों को सीधे जुड़ने के लिए आपने किन डिजिटल टूल्स जैसे कि ईमेल, कम्युनिटी ग्रुप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ये इस समय तो मतलब जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं जी इसमें तमाम मतलब फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप और ये ईमेल जितने भी हैं सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है अपने पाठकों से जुड़ने के जी। लिए, लिखने वाले लोगों से के साथ संपर्क बनाए रखने के जी। लिए। तो इन माध्यमों का उपयोग भरपूर किया जा रहा है। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। छापील किताबों की गुणवत्ता और डिजिटल संस्करण के लेआउट आरेखन में संतुलन बनाए रखने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? सर, इसमें गुणवत्ता का मामला ऐसा है कि ये निर्भर करता है कि किताब के जो संस्करण बन रहे हैं उसके ऊपर। जी अगर संस्करण कम प्रतियों के हो रहे हैं तो डिजिटल में ज़्यादा किफ़ायती होता है, बराबर। और संस्करण अगर 500 के ऊपर जा रहे हैं जी तो डिजिटल महंगा पड़ जाता है। बराबर तो आदमी जो है ऑफसेट और इन तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहा है, तो क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो क्योंकि डिजिटल माध्यम की संख्या कम है तो बेहतर गुणवत्ता उसमें आती है। बराबर। तो इसके मामले में ये तय होता है कि संस्करण किस प्रकार का आप कर रहे हैं। तो दोनों माध्यम जो है उपयोगी है इस समय। जी, क्या डिजिटल युग में अनुदित साहित्य का प्रसार बढ़ा है? इस प्रसार में डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसा उपयोग होता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि अनुदित साहित्य डिजिटल के माध्यम से खूब आ रहे हैं। जी होता क्या था कि पहले आदमी एक किताब लेता था, फिर उसका हाथ से लिख करके उसका अनुवाद करता था, बराबर। और एक बार पूरा अनुवाद होता था, फिर वो टाइप होता था, फिर वो पब्लिशर के यहाँ पढ़ करके तब वो आता था। आज का दौर ऐसा है कि आपने एक कहानी उठाई दुनिया की किसी भी भाषा से, जी एक कहानी आपको पसंद आई, आपने उसका अनुवाद किया और इमीडिएट उसको आप अपने सोशल साइट्स पे डाल दिए और तुरंत एक झटके में सबके पास पहुंच जाता है। तो उससे समय बचता है, जी उससे रुचि बढ़ती है, बराबर। और अनुदित साहित्य का जो है जो आगमन है अन्य भाषाओं में वो खूब अच्छे से हो रहा जल्दी है। से आता है। जी। वैश्विक स्तर पर मराठी साहित्य के प्रसार के लिए डिजिटल युग के कौन से साधन सबसे अधिक उपयोगी साबित हुए हैं? आप ये एक मराठी भाषा के लिए नहीं कह सकते हैं, इस सभी समय भाषाओं का, सभी भाषाओं के लिए डिजिटल के जो माध्यम हैं ये बड़े उपयोगी हैं, सभी भाषा के। मैं ऐसा कहूँगा कि समझ लो भारत में हर स्टेट का जो, जैसा कि पहले ज़माने में होता था आदान प्रदान जो है आज भी होता है, जी। लेकिन यही डिजिटल माध्यम से हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है कि मराठी का साहित्य हिंदी में जाए? कि जैसा कि शिवाजी महाराज है, अम्बेडकर है, वो गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि छोटी छोटी पुस्तिका के रूप में। जी। तो आपको कैसा लगता है, कैसे आप उसमें एक्ट करेंगे? नहीं, ये सर ये निश्चित रूप से जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अभी जो है हिंदी में जी युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जी और युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ हाँ एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ और एक व्यक्ति कलकत्ता में बैठा हुआ है। जी इन दोनों लोगों ने हिंदी में जी। शिवाजी के ऊपर पहला महाकाव्य लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। महाकाव्य मतलब एक व्यक्ति के बचपन से, जन्म से पहले से लेकर के जी अंतिम समय तक कि जो घटना होती है वो काव्य के रूप में लिख देना, एक व्यक्ति पे केंद्रित होकर के, बहुत अच्छी तो बात है। ये एक बड़ी बात है। जी तो कहने का मतलब ये है कि इस माध्यम से जी जो दूरी है, तो नजदीकी आ जो भौगोलिक दूरी है वो नजदीकी आ वो खत्म हो गई है। खत्म हो गई। तो आप कहीं से भी बैठ के किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ राज्य का अपने को नॉलेज आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा माध्यम ये हुआ कि पहले क्या होता था कि किसी दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उससे संपर्क होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज सोशल मीडिया डिजिटल युग में कि आप उससे तुरंत संपर्क कर सकते हैं, हाँ ना का जवाब ले सकते हैं कि भाई हम आपका ये काम करना चाहते हैं, आप सहमत हैं। तो पहले ये होने में बड़ा लंबा समय चला जाता था, अब ये तुरंत हो जाता है। तो इन सारे माध्यमों में साहित्य के विस्तार में भी डिजिटल का बड़ा योगदान है और आते रहेगा। आते रहेगा। बिल्कुल। एआई भी एक नया कुछ टूल आया है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें भी काफी इम्पैक्ट गिरेगा अपने प्रकाशन संस्थान। जाधव जी, मैं आपको बताऊं कि अभी पहले 2 साल पहले की एक खबर हमने कहीं पढ़ी थी जी जी कि उसमें गूगल और एप्पल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं, जी जी, वो लोग कुछ ऐसे ईयरबड्स बना रहे हैं हाँ हाँ जो ट्रांसलेशन करते हैं। जी। अब ऐसा हो गया है कि इन्होंने, कल की खबर ये है परसों की, इन्होंने 26 से 30 हज़ार रुपये के रेंज में उसको लॉन्च कर दिया है।
क्या उस ईयरबड्स को आप अपने मोबाइल से इंस्टॉल कर लीजिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए, आप उसको लगाइए। मैं हिंदी में बोलूँगा, आपको मराठी में सुनाई देगा। आप मराठी में बोलेंगे, मुझे हिंदी में सुनाई देगा। क्या बात है जी। आप इंग्लिश में बोलेंगे, सामने वाले को फ्रेंच में सुनाई देगा, वो फ्रेंच बोलेगा, आपको मराठी में सुनाई देगा। मतलब इस तरह का हो गया कि जो भाषा का बैरियर है वो खत्म हो गया। और इसका सबसे बड़ा ये हुआ कि जो द्विभाषीय होते थे, जो ट्रांसलेटर होते थे, उनका जो जॉब गया ना, इसी वजह से। जॉब नहीं गया, लेकिन ये है कि उनकी कमी आ गई, क्योंकि ये एक्यूरेट चीज़ें आपको दे रही हैं जी। देखिए, कभी कभी जब ट्रांसलेशन आप करते हैं, कुछ ना कुछ आप अपना उसमें जोड़ते हैं। हाँ, तो ये इसमें होने का चांस बहुत कम है सर, है ही नहीं। हम जो बोल रहे हैं वही आपको सुनाई दे रहा है आपकी भाषा में जी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें टेक्नोलॉजी का। सही है। नए और युवा लेखकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवसर देने के लिए आपकी प्रकाशन संस्था क्या कदम उठा रही है? लगातार सर हम लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं जी। और इन सभी के माध्यम से जिन लोगों की क्वेरी आती है या ये लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो हम निरंतर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। गुड। इस संपूर्ण डिजिटल यात्रा में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और आपने उस पर कैसे विजय प्राप्त की है? सबसे बड़ी चुनौती थी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की जी। कि जैसे पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मीडियम होते थे उन चीज़ों को करने के लिए, वो सारे लगभग ख़त्म हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन पे आ गई हैं। जैसे आपको बताऊं कि पहले आपको अगर कोई पैकेट कहीं भेजना होता था तो आपके पास दो ही माध्यम थे, या तो कुरियर या तो पोस्ट। बराबर। आज आपके सामने ऐसे माध्यम है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से बुक करिए और आदमी घर पे आएगा, लेके जाएगा और घर तक पहुँचाएगा। बराबर। तो इस डिजिटल युग में ये चीज़ें मिल रही हैं जिसका हम लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं। गुड। इस संपूर्ण डिजिटल यात्रा में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और आपने उस पर कैसे विजय प्राप्त की? तो ये चुनौती नहीं थी, ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ें आती रहीं और इसका हम लोगों ने माध्यम बनाया और इसका उपयोग किया और आगे बढ़ते रहे। भविष्य में प्रकाशन क्षेत्र की तस्वीर कैसी होगी और आने वाले समय में कौन सी नई चुनौतियां आपको अवसर देखते हैं? देखिए, प्रकाशन जगत का मामला ऐसा है कि जब तक आदमी के अंदर विवेक है, जब तक वो बुद्धि है, तब तक वो चीज़ों को पढ़ेगा, चलते रहेगा। हो सकता है कि आज का युवा उसको पढ़ रहा हो, लेकिन उसका जो दूरगामी परिणाम होता है कि आप लंबे समय तक डिजिटल चीज़ को नहीं पढ़ सकते जी। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ें, लेकिन एक लंबे समय तक पढ़ते हैं तो फिर वो आँख में जलन, आँख में दर्द, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उस चीज़ों के माध्यम से आपको किताबें पढ़ते हुए ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। नहीं, अभी मैंने तो सुना है कि यूरोपियन कंट्रीज में वापस वो लोग बुक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सर, हर चीज़ की देखिए एक जो प्रगति होती है वो एक चोटी पर जाती है और फिर वहाँ से वो नीचे उतरती है। हर चीज़ को शुरुआत भी है, एंड भी है। हाँ, तो आप ये देखें तो ये प्रकाशन जगत का मामला ऐसा है, कंटेंट बदलेंगे, सही है, पैरामीटर्स बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे, लेकिन जो प्रकाशन जगत है वो निश्चित रूप से चलता रहेगा। आदान प्रदान में जो आपकी विचारधारा में जब एक पहले पूछा है कि आदान प्रदान हिंदी का मराठी में, मराठी का हिंदी में, हर लैंग्वेज का एक्सचेंज होना चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं आने वाले समय में? सर निश्चित रूप से मैं तो मतलब बिल्कुल चाहूँगा कि किसी भी भाषा का अगर बेहतर साहित्य है, उत्कृष्ट उसमें लेखनी में दम है जी, और वो कुछ बेहतर बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हर भाषा में आना और जाना चाहिए, सभी भाषाओं में, खास करके एक भाषा में नहीं बल्कि सभी भाषाओं में जाना चाहिए, तब जाके लोगों को पता चलेगी क्या चल रहा है किधर से। बिल्कुल। आज के एपिसोड में हम प्रकाशन संस्था और डिजिटल युग की चुनौतियों के बारे में श्री राम कुमार जी से वार्ता की। आपको कुछ सर इसके बारे में कुछ बोलना है तो बताइए। आज जो चर्चा हुई ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और इस तरह की चर्चाएं बहुत कम होती हैं, तो मैं केतकी प्रकाशन द्वारा आयोजित ये जनमत मंच का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस तरह का एक आयोजन किया और इस विषय पर खुल करके चर्चा की। इससे जो है आज के समय में जो युवा पीढ़ी है या जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत सारी तकनीकी जानकारियाँ मिलेंगी और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होना चाहिए, इसके विषय में भी मैं दर्शकों से आह्वान करूंगा कि वो लोग इस पर जवाब दें, इस पर रिप्लाई करें, इसको बारे में बताएं, जिससे हम इस पॉडकास्ट को और भी बेहतर तरीके से बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद केतकी प्रकाशन और जनमत मंच को। तो दोस्तों, आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। हमने देखा कि कैसे हिंदी प्रकाशन जगत, प्रिंट जगत कैसे डिजिटल की ओर बढ़ रहा है और इसमें चुनौतियां जितनी बड़ी है, अवसर उतने ही शानदार हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है
तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम हिंदी और साहित्य से जुड़ी एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।